Yes. Good morning, everyone. So, till the last class, we have discussed in ellipse as position of a point with respect to ellipse, then position of a line with respect to ellipse. And using the position of a line with respect to ellipse, we got the condition of tangency. We got the condition for tangency, like c square is equal to a square m square plus b square. ठीक है, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में. फिर उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सीखा था, राइट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है. आज हम लोग देखो अगर आप पैराबोला से इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना मोड में सीखा था. 3 टाइप का सीखा था. एक था स्लोप फॉर्म, दूसरा था पैरामेट्रिक फॉर्म और तीसरा था पॉइंट फॉर्म. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म बनाकर देखूं तो पहले हमको पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए. ठीक है, हमको क्या चाहिए? पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए. अब पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा? अब आप सोचो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट का क्या मतलब होता है? जो इसको सेटिस्फाइड कर सके. तो अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेता हूं ए कॉस थीटा ओके, तो देखो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो देखो तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है 1, आ रहा है 1. तो यही हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट है. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये हमारा क्या है? पैरामेट्रिक पॉइंट है. ओके ओके यस. तो अब हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. ठीक है, क्लियर. चल, अगर मैं पूछूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, इसका क्या मतलब हो गया? ये हमारा एलिप्स है, ये कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1. तो बताइए इस पे जो हमारा टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा? सोचो क्या आएगा? x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अरे t इज इक्वल टू 0. टेंजेंट का इक्वेशन इसी तरह से लिखते थे ना. डेरिवेशन भी उसी तरह से है जैसा हमने पैराबोला में डेरिवेशन किया है ना. जैसे 2 पॉइंट लेते थे, 2 पॉइंट लेता था ना, और 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिखते थे. वो ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एलिप्स पे लाई कर रहा है. देखो हमने ऑलरेडी डेरिवेशन दे दिया है. अगर आप चाहो तो डेरिवेशन सेम प्रोसेस है डेरिवेशन का, कुछ भी चेंजेस नहीं है. बस खाली चेंजेस क्या यहां पर होगा? वहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज करते थे, यहां पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूज करना. बस यही चेंजेस है, प्रोसीजर सारा सेम है. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1. ओए, ये हमने चीज ऐसा नहीं कि हमारे पास पहली बार आ रहा है. इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या हमने सीखा था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर था. आप पैराबोला में देखो तो क्या हमने सीखा था? y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 था ना कि नहीं था? हमने क्या आपको तरीका बताया था? जहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर रहेगा वहां पर क्या लिख देना है? x1. ये एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? यहां पर 2x मल्टीप्लाई है, तो एक x रिटेन करेंगे और सेकंड x विल बी रिप्लेस बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट. ओके, चलो y स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते थे? y1. 2x को कैसे रिप्लेस करते थे? x प्लस x1. 2y को कैसे रिप्लेस करते थे?
y प्लस y1 और c क्या था, रिमेन सेम, कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं था। और एक और था xy को कैसे रिप्लेस करते थे, यस वेरी गुड, xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाय 2। बस यही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। इनफैक्ट नॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमारे पास 4 पॉइंट था अगर आप याद करो तो। पहला क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके लिए भी t इज इक्वल टू 0 लिखते थे, लेकिन ये पॉइंट कहां लाई करता था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में पॉइंट कहां लाई करता था बताओ, पॉइंट आउटसाइड लाई करता था। इसमें पॉइंट कहां लाई करता था, ऑन द कर्व लाई करता था, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मिडिल पॉइंट। फोर्थ वन हो जाएगा क्या, फोर्थ वन बताओ, S1 इज इक्वल टू t²। ये क्या देता था, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये चारों आपका ना सेम रहेगा हर जगह, चाहे वो आप कौन सा लो, सर्कल लो, सेकंड आप पैराबोला लो, थर्ड आप एलिप्स लो, और फोर्थ आप हाइपरबोला लो। चारों में यही चीज आपका आने वाला है, ठीक है। अब सोचो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ये हो गया, ये बात समझ में आया। डेरिवेशन आप कर लेना, डेरिवेशन आप कर सकते हो, पैराबोला का डेरिवेशन आपने लिखा हुआ है, बस जहां इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वहां पर क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूज करना है। आपका एज इट इज है, सब कुछ सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप देखो तो हमारा पॉइंट ऑफ x1, y1 रहा नहीं, क्या रहा, क्या बन गया, ये a cos थीटा, a b sin थीटा, यस। तो क्या बन जाएगा, x इंटू a cos थीटा डिवाइडेड बाई a² प्लस y इंटू b sin थीटा डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। समझ में आया। अब देखो, a से a कैंसिल कर दीजिए, b से b कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया, a cos थीटा बाय a प्लस b कहां से, y sin थीटा। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने सीखा, एक था स्लोप फॉर्म, दूसरा था पॉइंट फॉर्म, तीसरा था पैरामेट्रिक। क्लियर टू ईच एंड एवरी वन कि नहीं क्लियर है। इसका आप डेरिवेशन खुद से करना, ठीक है। टफ नहीं है डेरिवेशन बच्चा, इस चीज को याद रखना, डेरिवेशन टफ नहीं है, ओके। कॉपी कीजिए सारा चीज। तो हमने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखा 3 फॉर्म में, राइट। 3 फॉर्म में हमने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा होगा, आपको पता है कि हाउ टेंजेंट एंड नॉर्मल इंक्लाइन टू ईच अदर। ओरिएंटेशन कैसा होता है दोनों का, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। चलो, तो एक मैं आपको दिखा देता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में, कौन से पॉइंट पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा, y(y1) अपॉन b² इज इक्वल टू माइनस x(x1) अपॉन a² प्लस 1। तो y इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस x(x1) b² डिवाइडेड बाय a² इंटू y1
प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1। y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया। तो बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, बोलिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस x1 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 a स्क्वायर होगा। तो बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y1 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 b स्क्वायर। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है कहीं पे, अरे बोलो। वेरी गुड। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 b स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, यहां से y1 उठाइए और यहां से b स्क्वायर उठाइए। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज y के साथ एसोसिएटेड रहता है ना, y के साथ एसोसिएटेड, इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 अपॉन a स्क्वायर। इस फॉर्म में आप याद रख सकते हो, और इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, हमने तरीका आपको बता दिया है, तरीका बता दिया, वो तरीका आप अप्लाई कीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए आपको पता है क्या होता था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये आउटसाइड लाई कर रहा है, यहां पर कर लो, यहां से एक पॉइंट उठाइए, यहां पे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी क्या है, लाइन ए बी क्या है, पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वेरी गुड। लाइन ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट पी आपका दिया हुआ रहेगा x1 कॉमा y1, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसी में एक और क्या था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन मिडिल पॉइंट x1 कॉमा y1 इज गिवन। तो क्या लिखते थे, t इज इक्वल टू s1। t क्या था, बोलो, t क्या था, t था कि x1 वाला फॉर्म यूज करना है, s1 क्या था, इक्वेशन ऑफ कर्व में पॉइंट को पुट कर देना है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं है, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है विच लुक्स लाइक टेंजेंट। देखो ना, अगर आप इसको टेंजेंट वाला इक्वेशन के साथ मैच कराओ तो एग्जैक्टली मैच करेगा, लेकिन आपको इंटरनल आइडिया पता है कि क्या डिफरेंसेस है। यहां पर x1 y1 कहां लाई कर रहा था, आउटसाइड। वो वाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x1 y1 कहां लाई कर रहा था, ऑन द सर्कल। यहां पर x1 y1 कहां लाई कर रहा है, तो कहां लाई कर रहा है ये, इनसाइड द कर्व और इनसाइड द एलिप्स। समझ में आ रहा है, तीनों का इंटरनल डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंसेस है जो, हाँ या ना, गुड।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। डेरिवेशन ऑल एकदम कंप्लीटली सेम है, जो हमने डेरिवेशन आपको इलिप्स में, सॉरी पैराबोला में जो डेरिवेशन मैंने सिखाया है वही डेरिवेशन आप इसमें भी करके देख सकते हो। कहां पे चेंज करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला के जगह पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स यूज करना, और वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको चेंजेस करना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, S1 इज इक्वल टू T²। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, अब S क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, S1 क्या है, यस, रिप्लेसिंग x by x1 एंड y by y1 इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। T क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। यहां पर पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द एलिप्स। यस, कर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है या पॉइंट ऑन द कर्व लाई कर रहा है या पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, ये आपको पता है। कैसे चेक करना है सो, कि नहीं पता है, पता है ना। अरे लेस देन हो जाएगा तो इनसाइड, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑन द कर्व, और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आउटसाइड द कर्व। उससे आप चेक कर सकते हो कि भाई एक टेंजेंट लाई करेगा, अगर ऑन द कर्व लाई किया पॉइंट तो एक टेंजेंट बनेगा, आउटसाइड द कर्व लाई करेगा तो दो टेंजेंट बनेगा, दो टेंजेंट बनेगा ना, कि नहीं बनेगा, बनेगा। और इनसाइड वाला में टेंजेंट ही नहीं बनेगा ना बच्चा। क्लियर है पॉइंट ये, कि नहीं क्लियर है सभी को। चलो कॉपी करो तो इसको पूरे को, नहीं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरी सर्कल। व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल, अगर आप देखो फिगर से तो आपको दिखेगा ये हमारा क्या पॉइंट है, बताइए, ए डैश और ए, क्या है ये हमारा मेजर एक्सिस, ए डैश मेजर एक्सिस है। तो यूजिंग द मेजर एक्सिस एज ए डायमीटर, if we draw a circle, that circle is known as auxiliary circle। क्लियर है auxiliary circle का डेफिनेशन, a circle is drawn on the major axis as a diameter। ठीक है, a circle is drawn on the major axis of the ellipse which will behave as a diameter of a circle। ओके, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए ऑक्सिलरी सर्कल का। पहले डेफिनेशन लिख लो ना, उसके बाद फिगर ड्रॉ कर लेना। अ सर्कल डिस्क्राइब ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एज ए डायमीटर, अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एज ए डायमीटर is known as auxiliary circle, is known as auxiliary circle। is known as auxiliary circle। ठीक है, अब देखो अगर कोई एक पॉइंट हमको सर्कल पे लेना, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताइए क्या है, यस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों का अगर देखोगे ना, देखो इसका मेजर एक्सिस कितना होता है 2a, तो 2a इज इक्वल टू डायमीटर, और डायमीटर को क्या लिखते हैं 2 रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू a। ठीक है, तो वही a ये है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, यहां से एक रिजल्ट आता है, ये हमें जानना है। ठीक है, और ये जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म वाला जो थीटा यूज किया था, वो थीटा का एक स्पेसिफिक नाम है, इसेंट्रिक एंगल। ठीक है,
वो जानना है हमें। देखो, तो अगर मैं एक कोई पॉइंट लेता हूं एलिप्स पे तो क्या लूंगा, क्या लूंगा बताओ, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। अगर कोई मुझे एक पॉइंट लेना रहे सर्कल पे तो कौन सा पॉइंट लूंगा, बोलो, चुप हो जाते हो जी। थीटा नहीं, इस बार अल्फा। ये हमारा एंगल क्या है, अल्फा है। पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल बताया था ना, तो क्या था, पुट करो ना इसमें बच्चा, ठीक है। अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों पॉइंट सेम रहेगा, है। इसको मैं ले लेता हूं m, इसको मैं ले लेता हूं p और इसको मैं ले लेता हूं q, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ q हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ q, x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, a cos थीटा इज इक्वल टू a cos अल्फा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बोल दे कि नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट, देखो ना, ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कहना है राइट, पी एम रेशियो एम क्यू, पी एम रेशियो एम क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी रेशियो ए हो जाएगा। समझ में आया। तो मतलब जिसका लेंथ छोटा वो पहले, जिसका लेंथ बड़ा वो बाद में। समझ में आया कि नहीं आया। यहां से ये एक रिजल्ट जनरेट हुआ था, ठीक है। और थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। अब इसेंट्रिक एंगल होता क्या है, इसका आप लोग ना डेफिनेशन लिख लो। हाँ जी, इसका आप लिख लो, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल है, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। और ये मतलब यहां पर ये बताने का कोशिश ये किया जा रहा है कि जो रेशियो रहेगा, रेशियो बिटवीन इलिप्स एंड सर्कल, वो रेशियो b:a रहेगा। क्योंकि देखो ना, आप अगर देखो pm छोटा है और mq बड़ा है, तो छोटा वाले का छोटा वैल्यू रहना चाहिए और बड़ा वाले के लिए बड़ा वैल्यू रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना कि नहीं आया। चलिए थीटा लिखते जाइए सारा चीज और लास्ट में डेफिनेशन लिखना। तो इसेंट्रिक एंगल का डेफिनेशन लिखिए, थीटा इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल का डेफिनेशन लिखिए, इसेंट्रिक एंगल ऑफ एन एलिप्स, इसेंट्रिक एंगल of point P on the ellipse in which the radius through the corresponding point on the auxiliary circle makes with the radius through the corresponding point on the auxiliary circle, radius through the corresponding point on the auxiliary circle makes with the major x-axis, सर्कल मेक्स विद द मेजर एक्स एक्सिस। क्लियर है सभी को।
डायरेक्टर सर्कल। आपको वो वाला हमने प्रॉपर्टी बता दिया था ना, द सम ऑफ क्या था, द सम ऑफ, देखो तो, अरे ये था ना, ये हमारा फोकाई था, ये था P1, ये था P2 और ये था P, नहीं F1 F2 कर दो, F1 F2, तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्या था, 2A था। ये आप याद रखना, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाएगा। ये क्या था, द सम ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, करेक्ट। चलो ठीक है, इसको याद है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल का हमने क्या डेफिनेशन दिया था, हाँ लिखिए, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, it is the locus of point of intersection of two tangent which meet each other at 90 degree, which meet each other at right angle, लिखो, which meet each other at right angle। तो ये हमारा एलिप्स हो गया, ठीक है, और इस पे मैं एक टेंजेंट बना दे रहा हूं। अब इसका पॉइंट क्या है, H, K कंसिडर कर लीजिए। अब ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, ये सर्कल बना रहा है। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड पॉइंट H, K, क्योंकि H, K में लिखना है ना हमको, H, K में, तो लिखिए ये क्या हो जाएगा, K माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ओपन कीजिए। तो K स्क्वायर माइनस प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2K एम एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इन एम आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इन एम लिखिए, क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इन एम, एम स्क्वायर को लिखिए एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2KHM प्लस K स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन एम है, क्वाड्रेटिक इन एम है, एम मतलब क्या, स्लोप, क्वाड्रेटिक इन स्लोप है। अब हमें क्या करना है, दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, मींस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होना चाहिए, -1। अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, बताइए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1, मींस m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसका रूट m1 m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, c/a। c क्या है, a क्या है, क्लियर है, नहीं क्लियर है। दिस इंप्लाइज K स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो K स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच और के को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो यहां पर आप समझदारी वाला थोड़ा सा काम करना। अगर आप देखो हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या था? इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम क्या यूज कर रहे थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो। अगर आप समझो कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर हमारा कुछ इस तरह से रहता, हो सकता है ना इक्वेशन ऑफ एलिप्स? बताइए इस बार इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा? अरे देखो ना, यहां पर एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर था। इस बार एक्स स्क्वायर है नहीं, इस बार क्या है? प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। चेंजेस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। और इस चीज को हमने एम्फसाइज भी किया था आपको जब हम सर्कल में पढ़ रहे थे कि हमारा सेंटर सेम होगा और रेडियस √2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल में ये था। अब यहां पर क्या करना है? हमारा सेंटर अभी भी सेम रहेगा। देखो ना, इस बार सेंटर यहां क्या हो गया? अल्फा कॉमा बीटा हो गया सेंटर। हम अल्फा कॉमा बीटा यूज कर रहे हैं ना, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर टू ईच एंड एवरी वन कि नहीं क्लियर है? ओके, चलिए आप इसको लिखो और ये लिख लेना इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हैविंग रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा इसका बताइए? नहीं, ये आर स्क्वायर है, हमको आर चाहिए। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, इस चीज को याद रखना, ठीक है? कि हम देखो, हम जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं ना। या दूसरा जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस यही दो इक्वेशन है। एक क्या है? सेंटर 0,0 है और दूसरा क्या है? सेंटर -g,-f है। वो बस वही एक केस था, इसलिए सर्कल टफ हो जाता है ना कि दोनों केसेस हमको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। एक ओरिजिन वाला सेंटर लेके और एक जनरल पॉइंट का सेंटर लेके। लेकिन फर्दर में नहीं है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सॉरी, अगर आपको देखो, अगर इसमें टफ बनाना रहेगा ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन टफ बनाने के लिए जस्ट इसी फॉर्मेट में अगर आपको दे देगा ना, आपका हालत टाइट हो जाएगा। फर्दर उसको कुछ नहीं करना। उसको पता है, बच्चे को पता है कि भाई अगर समझो कि ये इक्वेशन ऑफ क्या दिया हुआ है आपको, सर्कल इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है? ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको पता है ना? पता। अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ ये बताइए, टेंजेंट बताइए, आप नहीं बता सकते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सोचो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। कैसे? हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको पॉइंट पता है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट पे हमको निकालना वो पॉइंट पता है, तो हम क्या करते थे? कैपिटल एक्स इंटू वो पॉइंट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई इंटू वो पॉइंट डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कैपिटल एक्स क्या है, आपको पता है कैपिटल वाई क्या है कि नहीं पता? तो कॉम्प्लिकेशन कहां है? कॉम्प्लिकेशन है भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो। वो भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमने सारा कुछ एकदम डिटेल में आपको बता दिया है, जहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगा सॉल्व करने में। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी ट्राई किया था, ठीक है? तो कॉपी कीजिए सारा चीज। चलो, so these are some question based on the equation of tangent and normal. You can take some time to solve it using the concept which I have taught just now. Okay,
and I will solve one by one to check your answer. Clear to each and everyone? Okay, start solving it. चलो तो these are the question based on the tangent and normal. ठीक है, हमने और ऐड किया है. अभी आपको तो ऑल 4 क्वेश्चन आपको अभी कंप्लीट करना है और फिर रेस्ट 6 क्वेश्चन यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क. ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास क्या डेटा दिया हुआ, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है ऑफ दिस इलिप्स विच आर पैरेलल, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो ये पैरेलल होने से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, स्लोप इक्वल है. वेरी गुड, हमको क्या मिल गया, स्लोप इक्वल है, यानी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस सी आ गया. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द, बोलो, इलिप्स. इलिप्स का इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1. बताइए a का वैल्यू क्या है, या a स्क्वायर क्या है 5/4, b स्क्वायर क्या है 5/3. ठीक है, कंडीशन क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर का वैल्यू 5/4 इंटू m का वैल्यू कितना है 3, तो ये 9 हो जाएगा प्लस 5/3 विच इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 का 12, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 135 प्लस 4 3 जा 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाई 12. सी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर 155 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 12. तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट अंडर 155 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 12. देख लेना, अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कर लेना. ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो आपको एक इसेंट्रिक एंगल दिया हुआ है, यानी कि थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना. तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा. बताइए, अब a और b निकालना है, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9/4 इज इक्वल टू 1. तो a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 cos 45. cos 45 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2 कॉमा b का वैल्यू कितना है 3/2. साइन 45 कितना, पॉइंट आ गया 3√2 कॉमा 3 डिवाइडेड बाय 2√2. कोई दिक्कत, अब ये पॉइंट आ गया, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो. क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √2, y डिवाइडेड बाई 9/4 दिया हुआ है ना, तो ऊपर में 4 कर लीजिए, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2√2 इज इक्वल टू 1. ये क्या आ गया हमारा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हैं हम, ये नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली वो वाला फॉर्म आप यूज कर लेना. कौन सा फॉर्म था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 अपॉन a स्क्वायर. आपको पता है ये चीज क्या होता है जो, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 में आइए आप. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स. आपका इलिप्स दिया हुआ है, तो इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1. इसका क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको. क्या दिया हुआ है, ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट मतलब क्या, x, 2 y
y कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 को पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 25 होगा ना ये जी, 25 देखो ना, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो पॉइंट आपका क्या बन गया, एक हो जाएगा 3,2, एक हो जाएगा -3,2 आ गया। अब इस पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, इस पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का तो ये इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या कंडीशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है सभी को, देख रहा है कितना आसान है, बस क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन के हिसाब से हमें वर्क करना है। नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड द पॉइंट वेयर नॉर्मल टू द एलिप्स आर पैरेलल, मतलब जो नॉर्मल है उस लाइन के साथ पैरेलल है, ये नॉर्मल है जो इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये नॉर्मल इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल है इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा 6x - 2 इज इक्वल टू 5/, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5x - 2/5, कोई दिक्कत है, तो हमारा स्लोप क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 6/5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा -5/6, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा स्लोप ऑफ क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यूज करो ना, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यहां से स्लोप हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये स्लोप और ये जो स्लोप का वैल्यू आया है वो दोनों सेम होगा कि नहीं, सोचो ना, दोनों का स्लोप सेम होगा, वहां से हम पॉइंट निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे सारा चीज को, आसान है बच्चा ये। अगर मैं बोल रहा हूं बार बार ना कि आपने सर्कल अच्छे से पढ़ा है, आपने पैराबोला भी अच्छे से पढ़ा है, तो इलिप्स तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्लास एंड करता हूं, और जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद फिर हम मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर हाइपरबोला। थैंक यू वेरी मच।